नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीम गौतम। हम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसका ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों में और किन किन लोगों की मदद से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस ने कॉलेजियम नामक एक संस्था तैयार कर दी जो कि संविधान की नए तरीके से व्याख्या करती थी और संविधान के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत था उसको किस तरीके से इसने अपने हिसाब से व्याख्यायित करने की काम किया। और उसके बाद में इस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक संस्था बन गई जिसका नाम है कॉलेजियम, जो जजों की नियुक्ति, उनके ट्रांसफर और उनसे रिलेटेड मामलों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। यानी कि इतनी पावरफुल है कि राष्ट्रपति भी इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। शुरुआत अगर संविधान की सभा से की जाए तो संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी और इसका जिक्र भी हम इसमें आगे करेंगे कि कैसे इस चर्चा के दौरान जो बातें सामने आई थी और संविधान में क्या इसको लेकर व्यवस्थाएं दी गई थी। ये मामला शुरू हुआ था 1981 में। एक केस डिसाइड हुआ था जिसको एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इस केस में ये कह दिया गया था कि संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है जुडिशरी और चीफ जस्टिस को लेकर जजों की नियुक्ति के मामले में वही बातें मानी जाएंगी। लेकिन इसके बाद एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में 1993 में। इस केस का नाम है एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 9 जजों की बेंच थी और इसी में सारा का सारा खेल हुआ था। ये वो दौर है जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, क्योंकि राजीव गांधी के 1984 में चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी बहुमत तो छोड़िए 250 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। आपको याद होगा कि राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। इनकी दोनों की जो पार्टियां थी उनकी सीटें 200 से कम थी। भारतीय जनता पार्टी इसमें सहयोग कर रही थी और बाद में कांग्रेस ने चंद्रशेखर के सरकार को समर्थन दिया था। 1991 में चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है और राजीव गांधी की मौत के बाद सहानुभूति लहर का फायदा उठाकर कांग्रेस को 244 सीटें मिलती है और उसी दौरान ये केस सामने आता है। इस केस में 9 जजेस थे जो जिनमें से कई जज बाद में जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर भी बैठे। इसमें एक और पहलू है जिस पर आज तक लोगों का ध्यान नहीं गया है। इन जजों के अलावा इसमें भारत के कुछ नामचीन वकील भी थे जो इस मामले को संविधान के विरुद्ध ले जाने में पूरी तरीके से जुटे हुए थे। इन वकीलों के नाम आप अनुमान लगा सकते हैं और मैं बोल देता हूं। सबसे पहले नाम आता है फली एस नरीमन का, उसके बाद इसमें थे राम जेठमलानी और तीसरे थे कपिल सिब्बल, चौथे थे शांति भूषण। ये सभी जो वकील थे वो 1981 के जो फैसला था जिसको कि फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है उसको पलटने की बात कर रहे थे। उसको अलग तरीके से व्याख्यात करने के लिए इन्होंने तमाम दलीलें दी थी। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें जो वकील थे वो थे के पारासरन। ये वही के पारासरन है जिन्होंने राम मंदिर के मामले में बहुत अच्छी पैरवी की थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला राम मंदिर के पक्ष में देना पड़ा था। के पारासरन ने तमाम दलीलें दी। उन्होंने बताया कि संविधान सभा में इस पर जिक्र हुआ था और संविधान निर्माता ये चाहते थे कि जो जुडिशरी है उसके अपॉइंटमेंट का अधिकार या उसके ऊपर प्राइमेसी यानी कि सर्वोच्चता वो एग्जीक्यूटिव के पास रहनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति के पास रहनी चाहिए। और उन्होंने उसको विस्तार से समझाने की कोशिश भी की। लेकिन ये जो कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, फली एस नरीमन, शांति भूषण जैसे वकील ये चाहते थे कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें जो कार्यकलाप है उसमें किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव की कोई भी भागीदारी या हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। उन्हें केवल हस्ताक्षर करने हैं, जबकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जुडिशरी के अंदर चाहे चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या जजेस हो, उनके अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उनकी मुहर से होंगे और वही उनका तबादला और दूसरे कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन ये जो मामला, इसका जो फैसला है बहुत लंबा है। हमने वीडियो कल भी बनाया था लेकिन फिर से इस फैसले को दोबारा पढ़ा जिसकी वजह से ये वीडियो में डिले हुआ है।
बहुत लंबा फैसला है और आप इसको इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। उसमें उन जजों के नाम भी मिल जाएंगे जो उस फैसले में शामिल थे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी थी कि उस समय के जो चीफ जस्टिस थे वो इस बेंच में नहीं थे, क्योंकि इस बेंच में चीफ जस्टिस के अधिकारों को भी कम करने की बातें हुई थी और बाद में किया भी गया था। 1993 से पहले यह व्यवस्था थी कि चीफ जस्टिस को ही सलाह देनी होती थी राष्ट्रपति को जजों के चुनाव करने के लिए या उन्हें अपॉइंट करने के लिए। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि यहां चीफ जस्टिस से मतलब है सीनियर जजेस का एक कॉलेजियम वहीं से आया है। यानी कि चीफ जस्टिस अकेले में इसकी सलाह नहीं देंगे, अकेले में ये सारे डिसीजंस नहीं लेंगे, उनकी प्राइमेसी को भी इसमें कर्टेल कर दिया गया। और अब यहां पर दो सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ये सलाह देंगे या लिस्ट तैयार करेंगे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। जिसको बाद में थर्ड जजेस केस जब आया, जो कि राष्ट्रपति के रेफरेंस के बाद आया था, चूंकि इस मामले में तमाम चीजों को बदल दिया गया था, तो 1998 में जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, उन्होंने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, या फिर आप कहें कि रेफरेंस दिया, और ये कहा कि ये जो 1993 का फैसला है इसमें तमाम चीजों की जो व्याख्या की गई है, जो इंटरप्रिटेशन किया गया है और बहुत सी चीजों को बदलने की कोशिश की गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच एक फैसला ले और इनकी व्याख्या करे। उन्होंने 9 प्रश्न लिखकर या 9 सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट से, जिसका डिसीजन हुआ था 1998 में। अब ये जो मामला था 1993 वाला, इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि अकेले चीफ जस्टिस फैसला नहीं लेंगे, राष्ट्रपति उस फैसले को अनुमोदित करेंगे, उस पर मुहर लगाएंगे, और इसमें जो प्राइमेसी रहेगी, उच्चता रहेगी, या जो डिसीजन लेने का अधिकार रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट और उसके सीनियर जज के साथ रहेगा। यानी कि सीनियर जजेस का एक समूह, जिसमें 2 जज होंगे सीनियर मोस्ट और एक चीफ जस्टिस होंगे, वो ये डिसाइड करेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन व्यक्ति जज बनेगा और कैसे जज बनेगा। इसको और ज्यादा विस्तार 1998 के केस में दिया गया था। यहां बहुत सारी बातें की गई थी, उन बातों पर भी चर्चा की गई थी, और यहां ऐसे ऐसे तर्क उठाए गए थे जिन्हें आप अगर देखेंगे, उस फैसले को पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि ये हो क्या रहा था। और ये वो जमाना था जब सोशल मीडिया थी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शुरुआती दौर में थी, बहुत ज्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं था, केवल अखबार हुआ करते थे। अखबारों के पत्रकारों में इतनी दम नहीं थी कि वो इन फैसलों की या इन चर्चाओं की समीक्षा करके जनता को जागरूक कर सके। और चूंकि इसमें बड़े बड़े वकील भी शामिल थे, इसलिए विरोध कहीं से नहीं हो रहा था। सरकारें बहुत ज्यादा कमजोर थी। हमने जैसा आपको बताया कि नरसिम्हा राव की सरकार के पास 244 सीटें थी, वो भी बैसाखियों पर थी। उसके बाद दौर आता है वाजपेयी साहब का, उनकी सरकारों के पास भी 182 से ज्यादा सीटें नहीं थी। फिर कांग्रेस का दौर आता है, 145 सीटों में मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, और दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2 से 6 सीटें होती हैं। यानी कि 1984 से लेकर 2014 तक कोई भी ऐसी सरकार भारत में नहीं बनी थी जिस पार्टी के पास अपना खुद का बहुमत हो, जिसे आप शक्तिशाली या पावरफुल सरकार कह सकें। यही वजह है कि इन सब घटनाओं के बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही पहली बार एनजेएसी का एक कानून पास हुआ, 99वां संविधान संशोधन पास हुआ, और उसमें यह कहा गया कि जजेस की नियुक्ति में एग्जीक्यूटिव का भी रोल होना चाहिए, उसके अलावा जनता का भी रोल होना चाहिए। समाज के जो दूसरे वर्ग है, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं या दलित वर्ग है, एससी एसटी, इन लोगों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसी बातें इस एनजेएसी के एक्ट में की गई थी। और प्रस्ताव ये था कि जो नया अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा उसके अंदर सीनियर मोस्ट जज तो होंगे ही 2, उसके अलावा सीजेआई होंगे और 2 अन्य ऐसे लोग होंगे जो एमिनेंट पर्सनैलिटी होंगे लीगल फील्ड के, और उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, महिला एससी एसटी का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इसमें कानून मंत्री को भी एक मेंबर के तौर पर प्रस्तावित किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो
एक बेंच बनी 2015 में, उसने इस कानून को ही खारिज कर दिया और इसको असंवैधानिक बता दिया। आप सोच सकते हैं कि 1993 में जो बातें हो रही थी, किस तरीके से 1998 में उनको और ज्यादा बढ़ा दिया गया। 1998 में यह हुआ कि पहले जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम था, उसको अब बढ़ाकर 5 लोगों का कॉलेजियम बना दिया गया। यानी कि जो जज सीनियर हो गए थे 1993 के बाद में, उनमें से कुछ जज उस बेंच में भी थे, उन्होंने ये सोचा कि केवल 3 आदमी कैसे डिसाइड करेंगे। यानी मूल संविधान में केवल चीफ जस्टिस की सलाह थी, राष्ट्रपति का अधिकार था अपॉइंटमेंट का, राष्ट्रपति ऑब्जेक्शन कर सकते थे। और दिलचस्प बात यह है कि 93 के केस में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जब राष्ट्रपति मानते ही सीजेआई की बात है, तो फिर राष्ट्रपति को इसमें प्राइमेसी देने की क्या जरूरत है। यानी कि संविधान में प्राइमेसी राष्ट्रपति की, एग्जीक्यूटिव की है, या आप दूसरे अर्थों में कहें तो सरकार की है। लेकिन आज तक देखा यह गया है कि हमेशा जो चीफ जस्टिस की सलाह है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो इन्होंने ये कह दिया कि जब प्राथमिकता वो भी मान रहे हैं, तो इसको लिखने में या इसको प्रैक्टिकल कर देने में क्या बात है, और यही उन्होंने किया। इसके बाद 1998 में तो उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया कि अब राष्ट्रपति जो भी सिफारिशें होंगी सीजेआई और उनके कॉलेजियम की, उसको मानने के लिए बाध्य होंगे, वो उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी जज के रूप में व्यक्ति नामित किया जाएगा कॉलेजियम के द्वारा, उसको सरकार एक बार वापस कर सकती है, लेकिन अगर दोबारा से कॉलेजियम के जजेस उसको फिर से भेज देते हैं सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास, तो उनके पास एक ही विकल्प होगा, और वो ये होगा कि वो इस पर हस्ताक्षर करें और उस व्यक्ति को कितने भी ऑब्जेक्शन के बाद जज बनाया जाएगा। और ऐसा हुआ भी है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। एक तरफ हमारे यहाँ के जो जजेस होते हैं, जो वकील होते हैं, और इन दोनों फैसलों को भी अगर आप पढ़ेंगे, चाहे 1993 का फैसला हो जिसने 1981 के एसपी गुप्ता मामले को पूरी तरीके से पलट दिया, और ये भी कहे कि संवैधानिक जो उपबंध थे उनको भी पलट के रख दिया, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर दी, और कॉलेजियम नाम का एक समूह खड़ा कर दिया जो कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति, उनके ट्रांसफर और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसका फैसला वो करेगा। यही वजह है कि आज तक यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई न तो एफआईआर लिखी गई है, न कोई जांच चल रही है। और इसको लेकर जब वो गृह मंत्री से सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जब तक सीजेआई इसके लिए हमें नहीं कहेंगे, हमें अनुमति नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये उन लोगों की आंखें खोलने के लिए एक बड़ा तथ्य है जो ये कह रहे थे कि सरकार यशवंत वर्मा नाम के इस भ्रष्ट जज को बचाने की कोशिश कर रही है, सरकार इससे मिली हुई है। असलियत ये है कि सरकार का इसमें रोल ही नहीं बचा है। कॉलेजियम को लेकर जो 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए, उसके बाद सरकार का रोल पूरी तरीके से नगण्य हो गया है, जजों की नियुक्ति में, उनके ट्रांसफर में, या फिर उनके ऊपर किसी कार्रवाई को लेकर फैसले लेने में। किसी भी देश में ऐसा नहीं है। इस केस में भी, चाहे 93 का केस हो, 98 का केस हो, तमाम दुनिया के दूसरे जो लीगल एमिनेंट पर्सन थे, उनकी बातों को कोट किया गया, उनके सिद्धांतों को कोट किया गया, डाइसी का रूल ऑफ लॉ कोट किया गया, तमाम चीजें उसमें कोट की गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा कि दुनिया के दूसरे देशों में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फेडरल कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया चलती है, वहां क्या नियम है। अगर वो किसी अन्य देश को भी अगर देख लेते, उससे प्रेरणा लेते, तो शायद इस देश में कॉलेजियम इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता। यहां एक और दिलचस्प बात है, जो कपिल सिब्बल इस मामले में पहले कॉलेजियम बनाने के पक्ष में थे, लेकिन जब एनजेएसी बना तो वो इस पर विरोध नहीं कर सके, और वो राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी उन्होंने इसका समर्थन किया था एनजेएसी का। जब एनजेएसी बना था तो सर्वसम्मति से पास हुआ था। केवल राम जेठमलानी ऐसे एक मेंबर थे जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था, क्योंकि राम जेठमलानी 1993 में कॉलेजियम बनाने के लिए जो बेंच बनी थी, जिस बेंच ने कॉलेजियम बनाने का पूरा खाका तैयार किया था, या कॉलेजियम की संस्था को जिसने कह सकते हैं कि शुरू किया था,
उस बेंच को सलाह देने वाले में राम जेठमलानी भी थे, कपिल सिब्बल भी थे। हालांकि शांति भूषण और फली.एस. नरीमन तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये दो लोग थे। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीनियर वकीलों ने और सीनियर जजों ने मिलकर भारत के संविधान को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया और कॉलेजियम नाम की संस्था खड़ी कर दी। इसकी पृष्ठभूमि में भारत की राजनीतिक अस्थिरता थी। कोई भी सरकार इतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपने दम पर संसद के अंदर कोई भी ऐसा कानून पास कर सके जो कॉलेजियम को लेकर दो फैसले आए थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको पलट सकता हो। 98 का मामला जब था तब वाजपेयी साहब की सरकार थी, वो भी गठबंधन की बैसाखियों पर खड़ी हुई थी। तमाम दलों के जो नेता थे वो ब्लैकमेल करते थे और किस तरीके से एक वोट से एक बार उनकी सरकार गिराई भी गई थी जयललिता के द्वारा। तो ऐसे किसी भी कड़े फैसले को कोई भी गठबंधन वाली सरकार ले सकती थी, ऐसा सोचना भी एक तरीके से मजाक ही होगा। बाद में कांग्रेस की सरकार आई। हालांकि कांग्रेस का इसमें रोल यह था कि कांग्रेस अंदर खाने इस व्यवस्था के समर्थन में ही थी। यही वजह है कि कपिल सिब्बल से लेकर जो दूसरे लोग थे, जो चीफ जस्टिस भी रहे थे, वो कांग्रेस की तरफ सीट पर राज्यसभा तक पहुंचे थे। तो ये सारा का सारा जो खेल था कॉलेजियम बनाने का, और कॉलेजियम बनाने के बाद में जिस तरीके की चीजें, उसमें ऐसी ऐसी बातों का जिक्र हुआ। वहां यह भी जिक्र हुआ था कि सीनियरिटी को भी आप नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे जज हैं और उनमें से सीनियर मोस्ट जज की बजाय आप नीचे से बीच में से किसी को जज बना देते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें वहां पर रख दी गई, जिसकी वजह से आए दिन देखने को मिलता है कि जो हाई कोर्ट की ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट होती है उसमें से 12वें नंबर पर 20वें नंबर पर जो व्यक्ति होता है, अगर कॉलेजियम उस पर मेहरबान है तो वो जज बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरीके से किसी हाई कोर्ट से किसी जज का ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया जाता है, और ये सब भी खेल करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। उसमें जजों की जो संख्या है वो 150 के करीब होती है। अब वहां कोई व्यक्ति अगर सीनियरिटी में आएगा तो वो बहुत पीछे होगा, लेकिन जिन हाई कोर्ट्स के अंदर 20-20 जज है या 30 जज है, 35 जज है, कहीं 40 जज है, और वहां उसका अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो सीनियरिटी में ऊपर आ जाएगा, जैसा यशवंत वर्मा के साथ भी हुआ था। यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए गए, और अभी जब वो वहां से हटाए गए हैं, उन पर जब आरोप लगे हैं, उस समय वो सीनियरिटी में वहां पर दूसरे नंबर पर थे, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के कॉलेजियम में वो शामिल थे। तो ऐसा भाई भतीजावाद के लिए जजों की सेटिंग के आधार पर होता है, क्योंकि योग्यता का तो जो मापदंड था, सीनियरिटी का जो मापदंड था, उसको तो ये जो फैसले आए थे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर, चाहे तीसरा मामला हो या दूसरा मामला हो, उसमें पूरी तरीके से ये शक्ति दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को कि वो किसी भी जज को किसी भी आधार पर आगे ले जा सकते हैं या नकार सकते हैं। यही वजह है कि आज के जो वर्तमान में सीजेआई है वो भी 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर जजों के बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे। इसी तरीके से अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे उनको पहले सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया, जबकि जो सीनियरिटी की लिस्ट में बागची थे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में उनके बाद में बनाए गए हैं, वो उनसे पहले आते थे। यानी कि आप किसी को भी कभी भी जज बना सकते हैं, कोई आप पर क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई आप पर सवाल नहीं उठाएगा, और कोई आपके फैसले को रोक भी नहीं पाएगा। इसके अलावा एक और जो ये जो पूरे प्रकरण हुआ 3 केसेस का, हालांकि पहला केस तो संविधान की व्याख्या करने के लिए उचित रूप से लिया गया निर्णय ही था, लेकिन जो बाद में 2 केसेस आए सामने, चाहे पहला 1993 का केस हो जिसने 81 के फैसले को पलट दिया, और बाद में 1998 का केस हो जब राष्ट्रपति ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा था, तो उस स्पष्टीकरण के बहाने इन लोगों ने अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया, कॉलेजियम का आकार बढ़ा दिया गया। उसमें यह कह दिया गया कि कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी है कि अगर उन 4 में से कोई भी जज भावी सीजेआई नहीं है
तो जो व्यक्ति या जो जज भावी सीजेआई बनना होगा वो भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसी वजह से पिछले कॉलेजियम में वर्तमान के सीजेआई संजीव खन्ना शामिल थे, क्योंकि ये सीनियरिटी में 5वें नंबर पर नहीं थे बल्कि ये 6वें नंबर पर आते थे या उसके बाद आते थे, और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे वो अलग थे। इसलिए जो कॉलेजियम था डीवाई चंद्रचूड़ के जमाने में उसमें 6 जज थे। तो ये दुनिया में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और हमारे जो जजेस हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, इवन लोअर जुडिशरी के जजेस भी विदेशी जो कानूनविद हैं, विदेशी जो जजेस हैं, विदेशी जो फैसले हैं उनको कोट करते हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन विदेशों में जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को लेकर है, जो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स को, ट्रांसफर को या उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि जो मेरे लाभ का है उसको तो मैं ले लूंगा, और जो मेरे हित में नहीं है, मेरे जिससे नुकसान होता है या मेरे ऊपर जिससे आंच आती है, मैं उसको दूर रखूंगा। तो ये जो व्यवस्था है कॉलेजियम की, ना तो हमारे सनातन की जो न्यायिक व्यवस्था थी, हमारे जो परंपराओं की जो या हमारे देश में जो चलता था उसको फॉलो करती है, और ना ही ये विदेशों में जो हो रहा है उसको फॉलो करती है। ये 2 फैसले अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनमें भी तमाम यूएन के फैसलों का, यूएन के चार्टर का, यूएन के जो नियम बनाए गए उनका तो हवाला दिया गया है, लेकिन किसी अन्य देश की जो कानून व्यवस्था है, जुडिशरी है, वो कैसे चलती है, उसमें किसकी प्राइमेसी या सुप्रीमेसी होती है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं या जानते थे, जिन लोगों ने ये फैसले लिए थे, कि अगर वो किसी भी अन्य दूसरे देश को फॉलो करेंगे तो फिर एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी साबित हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव भी ही इस मामले में सबसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता रहेगी, क्योंकि वही सही मायनों में डेमोक्रेसी के अंदर जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसी अन्य देश में तनखैया जज ये डिसाइड नहीं करते कि वो किसको जज बनाएंगे, कौन जज बनेगा, और जज का खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का मामला होता है तो कार्रवाई नहीं होगी। सीधे तौर पर जज इनकी फ्रेटर्निटी से आता है, इनके भाई बंधु होते हैं, इसलिए वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होने देते हैं। अब तक तमाम ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जजों के घर पे, जैसे नया मामला है कि नोटों का ढेर पकड़ा गया, तमाम दूसरे आरोप भी लगे, उसके बावजूद उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच एजेंसी को मामला नहीं दिया गया, और देखने में ये आ रहा है कि सबूतों को अब तक हो सकता है उस जज ने मिटवा भी दिया हो। क्योंकि जज कितने पावरफुल होते हैं वो आप इससे समझ सकते हैं कि जब फायर ब्रिगेड ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी और दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी वहां पहुंचते हैं, तो जज का पीए उन्हें वहां से वापस भेज देता है और ये कहता है कि बाद में शाम को आना। यानी कि एक पूरा का पूरा आप 18 से 20 घंटे उन लोगों को मिल गए कि वो चीजों को किस तरीके से वहां सेटल कर सकते हैं। तमाम ऐसे केसेस आए हैं कि जजों के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन किसी भी आरोप के लिए किसी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। और आज तक अगर कहीं लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से किसी जज के खिलाफ कोई मैटर पास भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला ही नहीं होने दिया। ये स्थिति है। किसी भी लोकतंत्र में ये मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हमारे देश में चूंकि जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक हथियार ले रखा है कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकता, उसकी वजह से भी लोग डरते हैं। ये जो फैसले होते हैं, अभी आप देखेंगे कि अगर आप इंटरनेट पर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर पूरी तरीके से आप इस फैसले को नहीं पढ़ेंगे, फैसले की कॉपी नहीं पढ़ेंगे, तो जैसा हमने जो जिक्र किया कि 4 वकीलों की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। जितनी जानकारी, अल्प जानकारी है, आप अगर एआई से पूछेंगे, एआई इसको नहीं बताएगा। उस अल्प जानकारी में केवल ये आता है कि ये जो फैसला था वो एसपी गुप्ता मामले को पलटने के लिए था, और ये फैसला 9 जजों की बेंच ने लिया। उसमें कौन कौन थे वो भी जिक्र नहीं होगा, किसकी सलाह पर ये लिया गया ये भी जिक्र नहीं होगा, सरकार का क्या पक्ष था ये भी जिक्र उसमें नहीं होगा।
आज से पहले बहुत ही कम लोग होंगे जो इस दूसरे जज मामले में के पाराशरन की भूमिका को जानते होंगे। के पाराशरन जो बहुत बड़े वकील हैं, जिन्होंने राम मंदिर मामले में सरकार की तरफ से, राम मंदिर की तरफ से पैरवी की थी और तमाम तथ्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया था कि वो सही फैसला ले। नहीं तो राजीव धवन के माध्यम से तमाम लिबरल लोगों ने कोशिश तो ये की थी कि सिब्बल भी उसमें थे, तमाम बड़े बड़े वकील थे जो ये नहीं चाहते थे कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आए, जबकि सबूत चीख चीख कर ये कह रहे थे कि ये फैसला राम मंदिर के पक्ष में ही आएगा। और इसको लेकर हमने 2018 में एक वीडियो बनाया था, जब जस्टिस चेलमेश्वर ने इस मामले पर एक टिप्पणी की थी, एक इंटरव्यू दिया था जब वो रिटायर हो गए थे। जस्टिस चेलमेश्वर वही जज थे जिन्होंने जब एनजेएसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चला था तो उन्होंने डिसेंट ओपिनियन दिया था। 4 जजों ने यह कहा था कि एनजेएसी असंवैधानिक है, लेकिन जस्टिस चेलमेश्वर ने यह कहा था कि नहीं, ये संवैधानिक है और वास्तव में जजों की नियुक्ति इसी तरीके से होनी चाहिए क्योंकि दुनिया के सभी देशों में इस तरीके से होती है। उनके साथ भी एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि ऐसी घटना घटी कि एक ही दिन उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनसे 1 घंटे पहले शपथ ले ली थी वो तो भारत का चीफ जस्टिस बन गया और सीनियर होते हुए भी वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था 2018 के इंटरव्यू में कि जो भी सबूत सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर इस जो मामला है राम मंदिर का, उसके पक्ष में ही फैसला होना है, मंदिर के पक्ष में ही फैसला होना है। इसको लेकर हमने वीडियो भी बनाया था। इंडियन टीवी नाम का एक हमारा पुराना चैनल था जिसके साथ हम पहले जुड़े हुए थे, उस पर वो वीडियो आप अभी भी देख सकते हैं। वो एचडीबी टीवी के नाम से अभी मिलता है। ये आज से 6 साल 7 साल करीब होने वाले हैं, 6 साल पहले की बात है। तो तथ्यों के आधार पर जो अच्छे जज होते हैं, अच्छे जो कानून की जानकारी रखने वाले लोग होते हैं, वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब वो गुट आ जाता है, जब वहां लॉबी आ जाती है और जब वकीलों का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर आता है, तो फिर फैसले उस तरीके से नहीं हो पाते। ये पिछले दिनों भी देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग होने के बावजूद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के केसेस किस तेजी के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुने गए, उनके पक्ष में फैसले लिए गए, जबकि देश के 70,000 से ज्यादा लोगों से जुड़े हुए मामले वहां अपने सुने जाने की इंतजार में थे। ये जो काम करने का तरीका है दुनिया में कहीं भी नहीं है। कॉलेजियम की वजह से ही तमाम हाई कोर्ट्स में 20%, 30%, कहीं कहीं तो 50% तक जजों की वैकेंसियां हैं। तमाम जो हाई कोर्ट के सीनियर जज होते हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं बन पाते हैं क्योंकि कॉलेजियम किसी और को वहां पर भेज देता है और वो सीनियर होके उनके ऊपर चीफ जस्टिस बन जाता है। या कुछ जजेस जब रिटायर होने वाले होते हैं, महीना 2 महीना रह जाता है, तब उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। यानी कि जो सक्षम लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अपने फील्ड के निष्ठावान लोग हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है हाई कोर्ट्स के अंदर भी, जजों के तौर पे भी। हम आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन इस जो भ्रष्ट जज है यशवंत वर्मा, इसका विरोध कर रही है और उन्होंने इसको लेकर हड़ताल भी की। उन्होंने कहा है कि अब हड़ताल तो वापस ले लिया, उन्होंने ये कह दिया है कि हम इसके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, जिसके खुद के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला है, इसके घर से 15 करोड़ से ज्यादा का काला धन पकड़ा गया है, ये किसी मामले का फैसला कैसे करेगा? और इसको फैसले करने की छूट या अधिकार सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम या चीफ जस्टिस कैसे दे सकती है? जब किसी व्यक्ति के खुद के ऊपर आरोप है, वो दूसरे के आरोपों पर क्या निर्णय लेगा, ये समझ से परे है। लेकिन कॉलेजियम का पावर है और ये पावर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक देश में न्याय की उम्मीद करना कल्पना करना ही है। जय हिंद, जय भारत।